और कक्षा 10 का तीसरा चैप्टर क्रियाकलाप 3.7 अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर दिया गया विज्ञान में कार्बन के सल्फर और आयोडीन की नमूने के एकत्रित कीजिए। मतलब आयोडीन का एक नमूना, मतलब नमक का एक एकत्रित करके हमको करना है और उसके ऊपर हमको क्या क्रियाकलाप बहुत सारी करनी है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। तो सारणी में लिखे हुए प्रेक्षण के आधार पर अपने कक्षा का धातु और धातु के समान गुणधर्मों की चर्चा की। आपने निश्चित स्वरूप में निश्चित पहुँचे होंगे और केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर हम तत्वों के वर्गीकरण नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें अपवाद वो उदाहरण है। मतलब कि अपवाद के एक उदाहरण माने जाते हैं, उसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग होते हैं। पहला पढ़ने जा रहे हैं कि मरकरी छोड़ करके सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी ठोस अवस्था में नहीं, बाकी सब क्या ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, धातुओं को गलाना अधिक होता है, लेकिन इसमें गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। मतलब कि ये दो चीज़ों को गलाना बहुत कम और मात्रा में गलती है। यदि आप अपने हथेली पर स्पर्श करें तो धातु को रखें तो क्या पिघलेगा, ऐसा दिया गया है। तो आयोडीन धातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन जो होता है कि वो क्या अधातु होते हुए भी चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, कार्बन ऐसे अधातु है जिसे विभिन्न विद्यमान रहते, प्रत्येक रूप से अपूर्व रहते हैं, अपर रूप कहा जाता है इसको। ठीक है, हीरा कार्बन एक अपर रूप है। यह सबसे प्राकृतिक पदार्थ है एवं गलनांक का घनत्व बहुत अधिक होता है, जिसमें कार्बन एक अपरूप ग्रेफाइट विद्युत सुचालक माना जाता है। मतलब उसका वो क्या होता है, सुचालक रूप से माना जाता है। क्षार माने जंग वाले जो धातु होते हैं इसके मुलायम होते हैं, इसके उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। घनत्व गलनांक कम होता है, मतलब इसको जल्दी से गलाया जा सकता है, इसका वजन में भी कम होते हैं। और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर स्पष्ट होता है कि धातुओं के अधातु के वर्गीकरण में लोग इसको क्या अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए तो क्रियाकलाप में दिया गया है क्रियाफल 3.8 के अंदर कि मैग्नीशियम की एक पट्टी थोड़ी सल्फर का चूर्ण लेना है। एक मैग्नीशियम की पट्टी लेंगे, सल्फर का चूर्ण लेकर मैग्नीशियम की पट्टी का दहन कीजिए, मतलब जला देना है। उसकी राख को इकट्ठा करे और पानी में घोल दे। पानी में उसको राख जो जल कर राखने के लिए उसको पानी में हमको क्या डाल के घोल देना है। लाल लीने डिस्पर्स पेपर पर विलयन की जाँच करेंगे। मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पन्न मिली हुई अम्लीय क्षारिक थी उसके सल्फर के चूर्ण को दहन कीजिए, जिसके लिए वह से धुआं एकत्रित करो और रखने के लिए उसका परखनली रखिए। मतलब क्या करें, जो सल्फर लेना है उसको भी काम जला करके और उसमें से धुआं निकले उसको एक परखनली में इकट्ठा कर लेना है। तो क्या होगा उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस परखनली में जल डालने से उसे अच्छी तरह से मिला दीजिए, जिससे नीली लाल लिटमस पेपर के लिए विलयन की जाँच करेंगे। इसकी क्या हम पूरी अच्छी तरह क्या जांच करेंगे। सल्फर दहन होने के उत्पादन के अम्लीय या क्षारिक होते हैं, मतलब कि अलग अलग क्षार के होते हैं, जिसके क्या आप अभिक्रिया का समीकरण लिख सकते हैं। मतलब हम इसके अभिक्रिया जो है उसके समीकरण लिखने का किस तरह से बना उसके बारे में। ठीक है, अधिकांश अधातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं जो घुलकर अम्ल बनते हैं, मतलब जो घुल के एक अम्ल के खट्टा बन जाते हैं। वही अधिकतर वस्तुएं क्षारक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और गले हुए भाग को आप धातु को ऑक्साइड के बारे में अधिक जानकारी देते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में। तो धातु के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में भाग हम 3.3 में 3 में पढ़ चुके हैं। इसके लिए हम धातु के नमूने एकत्रित कर एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड और मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम का उपयोग किया जाता है इन सब धातुओं को बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है, मतलब हवा में उसको जलाए तो क्या होगा। तो क्या क्रियाकलाप 3 आपने देख चुके हैं। वायु को चमकते श्वेत जल के साथ मैग्नीशियम के दहन होता है तो ये धातु के प्रकार की अभिक्रिया बनती है। निम्न में से क्रियाकलाप, मतलब जलाएंगे तो इसके चमकीली क्या धूप दिखाई देती है उसके अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे तो क्रियाकलाप 3.9 के बारे में बताया होता है। सावधानी, निम्न क्रिया शिक्षकों की आवश्यकता होती है कि आँखों पर चश्मा पहन के इसको क्या बनाना है। एकत्रित किए गए किसी भी धातु को चिमटे से पकड़कर ज्वलन के उसके दहन कीजिए, मतलब कि चिमटे से पकड़कर उसको जलाना है और धातु की दोहराई और इस पदार्थ को एकत्रित करना है, मतलब इकट्ठा करना है, धातु की सतह को ठंडा कर देना है। दहन आसानी से होगा। ज्वलनशील के रंग क्या होता है,
दहन के पश्चात धातु की सतह कैसे प्रतीक होती है, मतलब कैसे दिखाई देगी। धातु के ऑक्सीजन अभिक्रिया के आधार पर घटते क्रम में अवस्थित, मतलब जैसे जैसे घटता हुआ होगा वैसे वैसे उसको क्रम में हम लगा देंगे। और क्या उसमें उत्पन्न होगी घुलनशील में, उसमें क्या दिखाई देगा उस घुलनशील के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या है, धातु को जलाने के साथ ऑक्सीजन जब प्लस होगा तो इसमें क्या धातु ऑक्साइड बन जाएगा। क्या होगा, जब धातु को किसी जलाते हो और ऑक्सीजन के साथ खुले में तो धातु ऑक्साइड बनता है। उसी प्रकार से जब कॉपर को जलाओगे और उसमें ऑक्सीजन होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम को जलाओगे और ऑक्साइड के साथ होता है तो क्या एल्यूमिनियम को ऑक्साइड के रूप में गिना जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे तो अनेकों क्या होते हैं कि ये क्या बनते हैं। तो इसके अंदर हम अध्ययन करें कि आपने देखा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रो के अमल से अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड प्रक्षेपण कर सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के साथ जिंक ऑक्साइड जैसे धातु को अम्लीय तथा क्षार दोनों प्रकार के प्रदर्शित करते हैं, मतलब दोनों प्रकार से दिखाई देते हैं। जो अम्ल के क्षारों के अभिक्रिया के लवण के तारमल के कसीले होते हैं उभराधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। इसके लिए इसमें आप देखेंगे तो बनाया गया एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, इस तरह से क्या सूत्र गया है। और एल्यूमिनियम कॉपर के साथ मिलाया गया H3 उसको बनाया जाता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही।